हाय गाइस, मेरा नाम है अर्पित मिश्रा। नमस्ते। मैं इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस की तरफ से आज एक वीडियो लेके आया हूँ। हमने पास्ट 2 दिनों में 5 और 6 तारीख को जो देखे हैं एग्जाम हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के, उनमें हमने दोनों शिफ्टों को एनालाइज किया है और हमने ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको लग रहा है आने वाले टाइम में और आ सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस रेडी किए हैं, तो हम आज का आपके साथ वो वीडियोस लेके आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले जो एग्जाम है अभी 20 दिन के आसपास, उनसे अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो विल गेट रेडी। इसमें कुछ टॉपिक्स है जिसमें सबसे पहला मैं टॉपिक आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें जो हमारी मेन आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी रिवर ट्रिब्यूटरीज, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, जो इंडिया की पोजीशन रहती है और इंडिया के कुछ स्पेस मिशंस। तो रिवर ट्रिब्यूटरीज जो ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेसिफिक है, सारा क्वेश्चन सारा टॉपिक है, जीए जनरल अवेयरनेस रिलेटेड है। तो इसमें हम आज इंडेक्स रिपोर्ट्स ये करंट का टॉपिक है, स्पेस मिशन ये भी करंट का टॉपिक है। कुछ माने तो मेरे ख्याल से अगर आप इनको ठीक से पढ़े तो हर एक शिफ्ट में, हर एक दिन के हर एक शिफ्ट में एक 2 से 3 या 3 से 4, 2-3 सवाल तो आप स्पेसिफिक मान सकते हैं कि आ सकते हैं इससे। तो विल गेट रेडी। तो हम आज सबसे पहले आज यही चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में देखिए 3 रिवर सिस्टम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक आपका इंडस हो गई जो ये लिखी हुई है। एक मतलब मैं इधर लिख देता हूँ इंडस, गैंजिस, गंगा और यमुना। सदर्न रिवर्स को हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये तीन, क्योंकि ये थोड़ा सा 3 मेन रिवर्स हैं। इंडस एक करंट अफेयर का टॉपिक भी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो हम आज की डेट में आज आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने की आपके सामने ट्राई करेंगे। होप करते हैं आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। सबसे पहले हम चालू करेंगे इंडस रिवर। इंडस रिवर आप जानते होंगे इंडिया, ये तिब्बत मतलब आज की डेट में चाइना से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर से। मैं आपको बता देता हूँ, मानसरोवर मानसरोवर के पास से स्टार्ट होती है। इंडिया में जो ये पार्ट बहता है वो लद्दाख के पास से है। टोटल लेंथ इसकी अक्रॉस फ्रॉम चाइना, इंडिया एंड देन पाकिस्तान, अरेबियन सी तक 3180। अब चाइना से इंडिया तक, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक टोटल लेंथ अगर इसकी माने तो ये 3180 किलोमीटर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो इंडियन साइड से आप देखते हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। इन सबको अगर पांचों को कंबाइन कर दिया जाए तो इनको कहा जाता है पंजनाद, मतलब 5। ये सब इसकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। आप देखेंगे ईस्टर्न, ईस्टर्न इसलिए मैं कहूंगा कि जो इसकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन अगर आप देखें वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान साइड से आती है। तो हम आज इसकी सब ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे इंडस रिवर सिस्टम में। सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो झेलम रिवर है। झेलम रिवर स्पेसिफिकली इंडिया से ही निकलती है। तो अगर आप देखें तो झेलम रिवर, ये वेरीनाग है स्प्रिंग, जम्मू कश्मीर से। फिर अब तो जानते हैं झेलम श्रीनगर से बहती है। मेजर डैम इस पे है मंगला। अगली है रिवर चिनाब, चिनाब हिमाचल प्रदेश से। ये चंद्रा और भागा रिवर जॉइनिंग टू फॉर्म चिनाब, चंद्रा और भागा 2 रिवर मिलकर चिनाब रिवर बनाती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर और कश्मीर से जम्मू और पंजाब पाकिस्तान होकर जाती है। नोन एज द रिवर ऑफ, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट इसमें डाटा है जो मैं बताना चाहता हूँ कि चिनाब को रिवर ऑफ रोमांस भी कहा जाता है इन इंडियन माइथोलॉजी। अगली रिवर है जो हम अब देख रहे हैं वो है रावी। रावी फिर ये कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर ये बहती है पंजाब, इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड का, आप जानते होंगे इंडिया पाकिस्तान दोनों, पंजाब पंजाब प्रोविंस दोनों साइड में। स्मॉल स्टॉक, अगर ये एक अच्छा डाटा देखिए, सब कुछ स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। इस जो इन पांचों पंचनाद में सबसे छोटी रिवर है वो कहला वो है आपकी रावी रिवर। फिर आपकी ब्यास है, ये रोहतांग पास से निकलती है। ये सतलुज को मिल जाती है जाके हरिके के पास एंटायरली। सतलुज ब्यास का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्यास कंप्लीटली इंडिया में ही फ्लो कर, अच्छी चीज एक है क्योंकि जाके आगे सतलुज में मिल रही है हरिके के पास। तो ब्यास रिवर ओरिजिनेट भी इंडिया में करती है, फ्लो भी इंडिया में करती है। इसका कोई पार्ट चाइना या फिर पाकिस्तान में नहीं मिलता। अगला है आपका सतलुज। सतलुज एक इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये माउंट कैलाश तिब्बत के पास से निकलती है। तो अगर आप देखें, अगर इसमें जो भी आपकी पांचों रिवर थी अभी तक हमने पढ़ी हैं, जितनी रावी है, ब्यास है, सतलुज, चेनाब, और आपकी ब्यास, सॉरी, इसमें झेलम। तो इनमें से अगर आप देखें तो पांचों रिवर में से सतलुज एक एक तरीके कंपेनियन रिवर है, साथ ही रिवर है इंडस। सतलुज और इंडस दोनों तिब्बत के पास से ही निकलती है। सतलुज निकलती है लेक रक्सताल, ये कहाँ है, माउंट कैलाश तिब्बत। ये फ्लो करती है आपकी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इंडियन पाकिस्तान बोथ। उसका मेजर डैम है बाकरा नंगल डैम, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है बाकरा नंगल। सतलुज को मैं बता दूं, अगर अभी आपने देखा रावी इसमें सबसे छोटी थी, तो इंडस रिवर के बाद अगर आप देखें, को बताओ, इंडस रिवर लंबी है, उसके बाद जो सेकंड
इन पांचों में से जो सेकंड नंबर पे वो आएगी वो सतलुज आएगी। ये पूछा जा सकता है सवाल मेरे हिसाब से, क्योंकि सतलुज की ट्रिब्यूटरी अगर पूछी जाए जो सबसे लंबी है तो वो सबसे छोटी रावी है, सबसे बड़ी आपकी सतलुज है। मैंने इनको इसलिए कवर किया क्योंकि अभी के टाइम में इंडस रिवर एक इंपॉर्टेंट करंट का टॉपिक है, एक बर्निंग टॉपिक है, आपके बारे में उसको पता भी होना चाहिए। अगला मैंने इसमें एक चीज और कवर करी है जो अभी इंडिया ने सस्पेंड कर रखी है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। ये नेहरू और अयूब खान उस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जब ये ट्रीटी कम्युनिटी की ब्रोकर्ड, मतलब इसमें पार्टी जिसने करवाई थी वो थी वर्ल्ड बैंक। देखिए अभी यहाँ क्लियर नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ। जो वर्ल्ड बैंक था, वन ऑफ द जो यूएस में बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें से इन्होंने मिलके इसको ब्रोकरेज मतलब करवाई थी। पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो दो रिवर, जो पांचों रिवर्स है उसमें बंटवारा हुआ था। देखिए मैं इसमें आपको बेसिकली बता दूं, इंडिया उसमें थोड़ा लॉस होता है क्योंकि इंडिया को जो टोटल वॉल्यूम है 5 रिवर अगर सब मिलाए तो उसको 30% मिलता है और पाकिस्तान को नियरली मिलता है 70%। क्योंकि इसमें एक और रीजन पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कम्युनिटी साइड करती, पाकिस्तान जब आता है इंडिया से निकलता है तो वो उसकी डाउन स्ट्रीम एरिया है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये जो एरिया है ये पाक है, तो ये सब एरिया, ये जो भी मैप के पास आप देख रहे हो यहाँ से ये पाकिस्तान है पूरा। तो ये डाउन स्ट्रीम पड़ता है, तो इंडिया अगर इसका फायदा न ले ले तो ये इंडस वाटर ट्रीटी एक तरीके से करी गई थी, ब्रोकर करी गई थी। इसमें आप अगर आप देखें तो इंडिया कंट्रोल करता है 3 रिवर, व्यास, रावी और सतलुज, और पाक को मिली है इंडस, झेलम और चिनाब। अब मैं आपको एक बार फिगर से भी इसको बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इंडस रिवर ये फ्लो कर रही है, देखिए आपने, इसको आगे भी थोड़ा सा करता हूँ। ये देखिए ये है इंडस रिवर, ठीक। इंडस रिवर आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये चाइना का एरिया है, यहाँ तिब्बत से निकल रही। सतलुज जो मैंने आपको ये बताई ये तिब्बत से, ये भी तिब्बत से निकल रही है कैलाश मानसरोवर के पास। तो आपने 2 रिवर देख ली। अभी आपने पीछे जो जो पढ़ा है मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ ये देखिए मिल रही है। पंचनाद देखिए ये सब मिलके बना रही हैं। सतलुज ये हो गई, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस। तो आप देख सकते हैं व्यास इस कंप्लीटली, ये देख लीजिए यहाँ पे श्रीनगर से आपको मिल जाएगी यहाँ से आके झेलम। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने पांचों रिवर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पता होना चाहिए, अगर हो सकता है डेट, इंडस वाटर ट्रीटी की डेट पूछी जा सकती है। इंडिया ने सस्पेंड करी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर एरियल स्ट्राइक जो इंडिया का ऑफेंसिव स्ट्राइक था, उसके बाद से इसको यही पहलगाम अटैक, पोस्ट पहलगाम अटैक इसको सस्पेंड करी थी। तो इसका अगर पीएम इंडिया का पूछा जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे रिस्पेक्टिवली, और इनका ईयर था 1960। 3 रिवर्स इंडिया के कंट्रोल में, व्यास, रावी, सतलुज, और पाक के कंट्रोल में है आपके इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली बार मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ गंगा। गंगा की देखिए मेन जो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ सिटीज हैं जो मेन है इनके अक्रॉस निकलती है, तो आप जानते हैं। अगर आप, मैं पहले आपको फिगर से थोड़ा सा बता देता हूँ जितना मैं बता सकता, फिर आपको लिखित में बता दूंगा। गंगा और यमुना आप देख सकते हैं आसपास ये दोनों निकल रही, यमुना गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। आपका स्टेट है उत्तराखंड। फिर आप देखेंगे अगर आप गंगा, ये चल रही है आपके सामने यूं, गंगा को चलते हुए जब आप देखेंगे, मैं इसमें एक एरो बना देता हूँ यहाँ पे, यूं, तो गंगा की है ये, अगर आप गंगा के डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो ये हो जाएंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब जो साथी रिवर है इसकी, और यहां हो जाएंगी आपकी राइट बैंक, सीधे हाथ में जो है ट्रिब्यूटरी, जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो मैं आपको इसमें से ऐसे बता रहा हूँ। देखिए अब आप देखेंगे कि का अगर आप देखें तो यमुना जो सबसे बेसिक अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यमुना इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर आप लेफ्ट बैंक में देखें तो ये रामगंगा, गोमती और घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी को तो आप जानते हैं, सौरो ऑफ बिहार, बहुत फ्लड आती है इसमें बिहार की वजह से। तो आप ऐसे आगे देखिए महानंदा भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, आप दोनों तरफ खड़े होकर देखेंगे तो आपको अच्छा खासा, अगर थोड़ा सा दिमाग रखेंगे प्रेजेंट, तो आपको याद है घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसे कर करके आप करिए। तो आप बाकी आप यमुना जी को अगर देखते हैं, ये भी एक आपकी निकलती हैं ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये आके मिलती हैं जाके इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जानते हैं आप संगम है जहाँ पे। तो अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट, इनकी आप नीचे की तरफ जब जाते हैं तो आपको इनकी ट्रिब्यूटरीज दिख जाती है, जैसे बाना, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन,
तो सॉरी, ये देखिए दिख नहीं रहा होगा, ये रही सोन नदी, और दामोदर नदी आखिरी में जाके, और इंडिया को अगर देखें बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। तो ये कुछ मैंने ऐसा बताया कि ये सबसे ज्यादा आपको, जैसे 4 रिवर दे देते हैं, पूछते हैं इनमें से लेफ्ट बैंक कौन सी है और राइट, जो इसका PYQ कई बार जो मैंने फेस किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी, मैं अगर इससे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, एक दो, सॉरी, दो तीन चार, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि चार इसमें से रिवर दे देती है, जैसे सोन है, बेटवा है, घाघरा है, और यमुना जी है। इनमें से बोल दे कि इनमें से कौन सी आपकी लेफ्ट बैंक है, तो आपको आसानी से याद रखना चाहिए, लेफ्ट बैंक हिमालयन साइड से ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपकी ये डेक्कन साइड से या साउथ, थोड़ा सा मिडिल साइड से, मिडिल ऑफ इंडिया पार्ट से आपकी सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आएंगी। तो आप अगर इस फिगर को भी थोड़ा सा अपने मन में बसा लें, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये फिगर को आप थोड़ा सा अपने मन में बसाइए, इंडिया का मैप मन में बसाने की कोशिश करिए, जितना आप बता सकते हैं, तो आपको आसानी से मदद मिल सकती है। चलिए, देख लिया होगा आपने, इलाहाबाद को भी हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें मैंने इसमें थोड़ा डाटा लिख रखा है जो स्पेसिफिक है, इसमें राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, कुछ देखिए उस मैप में हो सकता है छोटी छोटी और नदियों का मेंशन ना हो, तो अगर आप देखें तो इसमें देखिए कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी, कन्फ्लुएंस माने जब ये दोनों नदी भागीरथी और अलकनंदा ये जुड़ती कहाँ है, देवप्रयाग, ये देवप्रयाग है आपका उत्तराखंड में, देवप्रयाग, ये दोनों जहाँ जुड़ती हैं वहां जाके फिर ये बनती है गंगा, गढ़वाल डिवीजन उत्तराखंड। टोटल लेंथ अगर पूरी लेंथ किसकी पूछी जाए, तो टोटल लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर, इजी टू रिमेम्बर, 2525। ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक, और ये हो गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को, जिसमें आप देख सकते हैं रामगंगा, गारा, गोमती, गोमती आप जानते हैं लखनऊ में, तमसा, घाघरा, गंडक, बुरही, बाकी गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक है। ये आप देख रहे होंगे अपर माउंटेन्स रीजन से आती हैं, और ये हो गई बाकी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक में है यमुना, तमसा, टोस, करमनाश, सोन, पपुन, फागुल, क्यूल, चंदन, अजय, दामोदर और रूपनारायण। तो आप देख सकते हैं ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगली आप अगर आप जाएं देखिए, तो मैंने इसमें कुछ स्पेसिफिक और चीजें डाल रखी है, जैसे घाघरा के बारे में मैंने डाला, तो ये इसकी मेजर है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ज्वाइन करती है ये छपरा में, क्योंकि ये सवाल पूछा जा चुका है, ये PYQ का सवाल है। इसमें पूछा गया था कि गंगा को घाघरा नदी कहाँ ज्वाइन करती है, तो वो ज्वाइन करती है छपरा, ये है आपका बिहार में, छपरा इज इन बिहार। ठीक है। अगला है कोसी, कोसी भी क्योंकि ये सौरव अब बिहार मानी जाती है, ये भी एक लार्ज ट्रिब्यूटरी है गंगा की, आप देख सकते हैं, और ये ज्वाइन करती है कुर्सेला, कटिहार। अगली है यमुना जी, यमुना मर्जेज विद गंगा नियर त्रिवेणी संगम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यमुना त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयागराज, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, अच्छा खासा पानी सप्लाई करती है, अगर आप इनको देखें। तो ये मैंने आपको आज के टॉपिक कुछ पढ़ाए हैं। अगला है आपका बिलो द रिवर सिस्टम, बिलो द फरक्का बैराज, फरक्का बैराज है आपका वेस्ट बंगाल में, इसके नीचे गंगा नदी डिवाइड हो जाती है, भागीरथी हुगली और पद्मा ऑन द लेफ्ट। हाँ, हेलो, हेलो, फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। दो, 15-20 मिनट दो कर देते हैं बस, कर रहे, 15 मिनट लगेगा बस। अगला है आपका भागीरथी रिवर, भागीरथी हुगली रिवर मीट्स द बे ऑफ बंगाल अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कोलकाता से 150 किलोमीटर भागीरथी। देखिए हुगली नदी को आप भागीरथी के रूप में भी जानते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, भागीरथी आप वहां पे भी देख के आए थे अभी ऊपर, और भागीरथी हुगली को भी कहा जाता है। पद्मा इंटर्स बांग्लादेश एंड मीट्स एट ब्रह्मपुत्र एंड मेघना एंड बिफोर जॉइनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, जहां ये बनाता है सुंदरबंस, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो ये मैंने आपको कुछ डाटा इसके रिलेटेड बताया है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए, जो जो मैंने इसमें देखिए पॉइंट्स डाल रखे हैं, भागीरथी है, पद्मा से रिलेटेड है, पीछे मैंने इसमें 3 रिवर्स के पॉइंट डाले हैं, लेफ्ट बैंक राइट बैंक, ये देखिए सब कुछ भी मैं याद रखिए, लेकिन इसके बारे में मैं बोलूंगा कि अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक जो भी, इसके लेफ्ट की तरफ और राइट राइट की तरफ जो भी ट्रिब्यूटरीज है वो आपको जरूर
पता होना चाहिए, बाय हार्ट आप इसको जरूर याद करिए। अगला अगर आप देखेंगे तो सदर्न रिवर्स के बारे में मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया, बहुत ज़्यादा होता है उसमें सदर्न रिवर्स। अभी हमने जो जितना हम शॉर्ट और कंसाइज इसको रख सकते हैं वीडियो को, इसलिए हमने इसको छोटा किया है। इसमें ईस्ट में दो जो फैक्ट पूछे जाते हैं इसमें, आपकी इंडिया का अगर आप ऐसे मैप देखें जो सदर्न इंडिया का है, इसमें कुछ रिवर्स होती हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और जो कुछ रिवर्स हैं वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। अगर आप देखें जो भी रिवर वेस्ट फ्लो कर रही है, मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, जो भी रिवर फ्लो कर रही है ईस्ट की तरफ, ये बनाती है डेल्टा, डेल्टा बनाती है। और जो रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है वो डेल्टा नहीं बनाती। दो मेन इनकी जो रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो दो मेन रिवर नर्मदा और ताप्ती। देखिए मैंने नीचे आपको मिलेगा ट्विन ऑफ नर्मदा, ये ताप्ती रिवर है, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती और ये दोनों वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, समझे, पश्चिम की तरफ। अगर आप पूरब की तरफ देखेंगे तो पूरब की तरफ जो मेन रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी, आपकी गोदावरी, गोदावरी आप जानते हैं महाबलेश्वर सेकंड लार्जेस्ट, देखिए गंगा के बाद अगर सबसे लंबी लेंथ और सबसे अमाउंट ऑफ में करें तो दक्षिण गंगा भी इसे कहते हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया है अभी की डेट में। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज की पूछी जाती है, ये भी एक पीवाईक्यू का सवाल है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है प्राण। अगली है कावेरी, कावेरी होती है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका, कावेरी रिवर, कावेरी देखिए इसमें ऐसे लिखा, कावेरी को हम ऐसे भी लिखते हैं, कावेरी। कावेरी ये बनाती है शिव समुद्रम फॉल्स, ये कि बहुत मशहूर फॉल्स है, एक अच्छा साइड भी है तो देखने के लिए, घूमने के लिए। तो ये कुछ कुछ फैक्ट है, ये सब पीवाईक्यू से रिलेटेड है। मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं डाल रखे, मैंने इससे रिलेटेड डाटा डाल रखा। अगला आपका महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर, तो ये कभी कदा इसके डिस्प्यूट के बारे में पूछा था, कावेरी रिवर का डिस्प्यूट चलता है कर्नाटका और आपका तमिलनाडु के बीच। कृष्णा रिवर तुंगभद्रा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ये महाबलेश्वर से मैंने वेस्ट स्प्रिंग रिवर के बारे में आपको बता दिया। तो ये सब कुछ डाटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब पीवाईक्यू से रिलेटेड है, ये सब पिछले आता है और फ्रीक्वेंट आता है आपको, ये सब जितने मैंने क्वेश्चन आपको इसमें बताए वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगला, हाँ चलिए, अभी हमने रिवर्स को थोड़ा सा कल्मिनेट किया, मैंने ब्रीफ और शॉर्ट समराइज करने के लिए वो चीज़ बताई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला जो मैं आपको चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ वो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, अभी सबसे ज़्यादा अगर आप शिफ्ट में आगे जा रहे हैं तो आपको इसको ज़रूर एक बार नज़र देनी चाहिए, सके तो थोड़ा सा याद करें। और इसमें काफ़ी करंट भी है, इसमें इंडिया की पोजीशंस होती हैं, तो मैं आपको आज इसके रिलेटेड कुछ डाटा आपको बताता हूँ, वो आप देखिएगा। देखिए हुरुन बिलियनर्स, हुरुन एक लिस्ट जारी करता है, सब देखिए इंडिपेंडेंट सोसाइटीज हैं, कुछ कुछ इसमें वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, अलग अलग काम करती हैं। बेसिकली जो इंडेक्स और रिपोर्ट का सिस्टम होता है कि आज के तौर में कंपटीशन पैदा करना अलग कंट्रीज में, जो सिस्टम है आपके चलता आ रहा है डेवलपमेंट का, उसमें एक टाइप का रेस चलता है कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, तो पता चले जैसे बिलियनर्स बन रहे हैं तो इंडिया तरक्की कर रही है, इसका एक और भी नजरिया होता है। इंडिया में इंडिया रैंक थर्ड, सबसे ऊपर यूएस है, फिर चाइना है, तीसरे नंबर पे आपका अगर आता है नंबर ऑफ रिच, मतलब बिलियनर्स का जो काउंट है उसमें थर्ड नंबर पे है इंडिया। अगला इसमें एक जो इंडियन आईएलओ, आईएलओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको बता दूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जितने भी आपके इंडस्ट्रीज में लेबर काम करते हैं उनके राइट्स के लिए, कि उनको क्या क्या मिलना चाहिए, अलग अलग कन्वेंशन होते हैं। तो ये इसके अनुसार कहते हैं कि इंडिया ने जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है, मतलब जो भी लोग अभी तक, जैसे सोशल सिक्योरिटी क्या, हेल्थ कह लें, मेडिसिन हो गया, आपको पेंशन हो गया, ये सब में इंडिया का कवरेज अभी आज की डेट में डबल हो चुका है। आज इंडिया में 48.8% लोग कवर है सोशल सिक्योरिटी से, वो डबल हो गया है एज पर इन आईएलओ इन 2024। अगली बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी इंडेक्स जारी किया था इंडिया अभी इसमें, मैं ये जितनी रैंक लिखी है ये सब आपकी इंडिया से जो पोजीशन बताती है। तो इंडिया की अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2025 में इंडिया की रैंक है 10th। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है जिसमें क्या होता है कि आप वीजा फ्री ट्रैवल, इसमें क्या होता है कि आपके पासपोर्ट दिखाने पे आप किसी कंट्री में बिना वीजा के भी ट्रैवल कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट है, इसमें इंडिया आता है आपका 85 में। हेनली इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ग्लोबल फायर पावर आपका जो मिलिट्री और डिफेंस फोर्स जो होता है, आपको मिलिट्री है, डिफेंस, जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं उसके बेसिस पे आपको वर्ल्ड में रैंक किया जाता है कि आप कितने पावरफुल हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या आपकी मिलिट्री और डिफेंस फोर्स में इंडिया है अभी फोर्थ पोजीशन पे। अगला मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, टेररिज्म माने आतंकवाद से जितनी कंट्रीज इफेक्टेड है आज की डेट में,
तो अगर पूछा जाए, देखिए फायर पावर 2025 का था, टेररिज्म इंडेक्स 2024 का है। इंडिया वाज 14th मोस्ट इफेक्टेड, 13th और ऊपर है जो इससे इफेक्टेड और थी। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मैं आपको इसमें चीज बताऊंगा, तो ये मैं आपको यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में ये देता कौन है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इसके द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें इंडिया का रैंक है 39 आउट ऑफ 133। इनोवेशन जो कंट्रीज में, मतलब अलग अलग इन्वेंशन है, जो भी एफर्ट किए जा रहे हैं कि कितना अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे नए टाइप के आपके इनोवेशंस हो सके, आपके इन्वेंशंस हो सके, जो आपकी लाइफ को इजी कर सके, वर्ल्ड को इजी बना सके, तो उसके लिए वो जारी किया जाता है। तो इसमें इंडिया की 2024 रैंकिंग 39th है। अगला मैं आपको बताऊं तो इसमें है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये निकाला है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ एंड हंगर लाइफ। इसमें इंडिया की पोजीशन है 105 अमंग 127। 127 कंट्रीज में इंडिया की पोजीशन 105 है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगला है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। कम्पिटिटिव इंडेक्स से मतलब क्या, अलग अलग जो सेगमेंट है इंडिया के, कितना compete कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ। इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज है, अलग अलग है, तो इंडिया को एक एज देता है। तो ग्लोबल ये जो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स है, इसके तहत 2024 में इंडिया की पोजीशन है 39th। और ये जारी किसने किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये है 2024 रिलेटेड है। ये दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। इंडिया है इसमें 116th पोजीशन पर। देखिए मैं जितने भी इसमें 2024 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, जितने कि आपको ये पूछा जा सकता है, रिलेटिव है, ज्यादा पूछे जाने के चांस है, सो वी आर कवरिंग इट टुडे। अगला है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम माने जितना मीडिया हाउस है आपके, कितने यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं गवर्नमेंट से, मतलब वो सर्टेन पॉइंट में अच्छाई भी बताते हैं, बुराई भी बताते हैं, तो कितना इंडिपेंडेंट है, उसकी अच्छाई बुराई बताते हैं। तो ये 2024 के तक ये इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग, वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इंडिया की रैंक है 162, सॉरी। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में पूरी कंट्री रैंक निकाल करी जाती है, इसमें होती है आपकी सिटीज। 2024 के तहत इंडिया की जो न्यू दिल्ली है, थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के तहत। अगला है आपका जो सवाल, मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी होती है जो मैं कह सकता हूँ जो अलग अलग टाइप के इन्वेंशन है रिगार्डिंग जो आपकी इन टेक्नोलॉजी के लेवल पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वही होती है, ये फिजिकल हाथ से छूने वाली मैं नहीं कह सकता, कि जैसे इसमें कुछ तरीके के आपके कोड्स हो सकते हैं नए, कुछ तरीके के नए प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कुछ तरीके के नई, एक तरीके का अलग ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं, कोई आपका एंटीवायरस कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि एक तरीके का इफेक्ट क्रिएट होता है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट क्रिएट करते हैं आप, जिससे कि आगे आराम मिलता है, आप ऐसे इन्वेंशन करते हैं। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में ये यूएस देता है, ये पर्टिकुलर आप देखेंगे तो ये ये देता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया की रैंक है 42nd आउट ऑफ 55। इसमें 55 इकॉनमी ही रैंक करी गई है उनके हिसाब से। 2024 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दी है, 42 है इंडिया की रैंक आउट ऑफ 55 इकोनॉमीज। अगला है आपका आपका वर्ल्ड ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2000। ये दी है ब्रांड फाइनेंस जिसने जारी करी है, और इंडिया के रैंक है इसमें 29th। देखिए ग्लोबल सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि इंडिया की एज अ पोजिशन, जैसे इंडिया की जैसे जो फायदे चीजें हैं, जैसे इंडिया का फूड है, इंडिया की कल्चर है, इंडिया के ट्रेडिशन है, इंडिया के कपड़े हैं, बॉलीवुड है, क्रिकेट है, तो इसका एक इफेक्ट पड़ता है जब ये ग्लोबल स्टेज पे जाइए, कि इंडिया की पहुंच कितनी है लोगों, सिटीजन के बीच, नॉर्मल पर्सन के बीच। परसेप्शन, सॉफ्ट पावर क्रिएट करता है परसेप्शन। तो अगर आप देखें तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है आज की डेट में 29। अगला है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। HDI। HDI 2023-24 के हिसाब से ये देता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक है 134th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इंडिया ने एक रैंक इसमें इंप्रूवमेंट लाया है 2022 और 23-24 की एक साथ दी गई है, वो है आपकी 134। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स। इनइक्वालिटी अलग अलग जगह से, गरीबी में भी हो सकती है, कास्ट वाइज हो सकती है, फीमेल में हो सकती है। तो ग्लोबल जेंडर, अभी यहाँ जेंडर की बात करी गई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में ये दी है UNDP ने, मैं कॉमा मार देता हूँ। इंडिया की रैंक है 108 ऑफ 193, 108। पहले ये 122 थी 2021 में। आज की 2022 की मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये है
190 100 आउट 193। एक है सर फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स, ये देती है न्यूज़, ये आपके द्वारा दी गई है न्यूज़ वीक, वेंटेज एंड होराइजन, देखिए सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप समझ लीजिए। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स टू 2024, इंडिया की रैंक है 35। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी देखिए पूछी जाती है अक्सर, ये भी एक पीवाईक्यू मतलब पूछा भी गया हुआ है, और आरआरबी है, सीजीएल अक्सर पूछा जाता है। तो ये देता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, SDSN, इंडिया की रैंक है 126। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है, ये भी वीपो के द्वारा, इंडिया 39, ये रिपीट हुआ है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब आप ये देता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसमें दिल्ली और मुंबई दो हैं, सबसे 1 नंबर है वियना, ये सिटीज को रैंक कर रहा है। तो ग्लोबल इसमें इंडिया के दो सिटीज मेंशन है, न्यू दिल्ली एंड मुंबई, तो आप इसमें देख सकते हैं। और इसका मेन जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स देता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये इसको देता है। अगला है आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, ये देता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। द 5 कंट्रीज विद द मोस्ट पॉवर्टी, मतलब 5 कंट्रीज जहाँ सबसे ज्यादा पॉवर्टी है वो है, उसमें से इंडिया है, पाकिस्तान है, इथियोपिया है, नाइजीरिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। अगला है आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, ये देता है WEF, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंक है 63 आउट ऑफ 120। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है जो आज की डेट में फेज आउट चल रहा है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, सोलर है, जैसे जो भी आज जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है आज की डेट में, आप देखते हैं ऑयल का कंजम्पशन है, गैस का कंजम्पशन है, तो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, साफ एनर्जी की तरफ। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंडिया है 163 ऑफ 120 कंट्रीज। अगला आप देखिए ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये IMF देता है। देखिए इकोनॉमिक आउटलुक मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज की पोजीशन रिलेटिव टू वर्ल्ड की पोजीशन, तो इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 6.5 इन 2024 एंड 25 जो ईयर है, और ग्लोबल ग्रोथ रेट है 3.3। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024, इंडिया 6.5 देता है इसको IMF। अगला है आपका सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका बेसिकली काम है देखिए कि इंडिया जो आर्म एक्सपोर्ट्स होते हैं वर्ल्ड में, कौन कंट्री कहाँ से ले रही है, कितना ले रही है, कितना स्पेंडिंग कर रही है, तो सिप्री का मेन जो है इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया है अभी भी आज की डेट में, ये पूछा जाता सवाल है, इंडिया वाज अ टॉप इम्पोर्टर इन 2023 एंड 2019। इंडिया, इसमें दो कंट्रीज का अक्सर नाम आप देखने को मिलेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, इंडिया और सऊदी अरेबिया। ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मूवमेंट से रिलेटेड होता है, सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत फायदेमंद होता है, लॉजिस्टिक जितनी जल्दी मतलब सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकता है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत वर्ल्ड बैंक की जो ये रिपोर्ट है उसके तहत इंडिया इज एट 38 पोजिशन। चलिए, अभी हमने कुछ आपके इंडेक्सेस को कंप्लीट किया है, और इसमें रिपोर्ट्स को भी हमने कुछ कंप्लीट किया, इससे पहले हमने रिवर्स को कंप्लीट किया था। ये सब दोनों टॉपिक आज की डेट में दो दिन 6 शिफ्ट हुए हैं RRB NTPC के, तो उसमें जो जो सवाल पूछे गए उससे रिलेटिव ही हमने उसको तैयार किया था। एक और टॉपिक है इसमें जो हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है स्पेस एजेंसीज एंड मिशंस। अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग एजेंसीज, इसमें पहले हम इसमें इसरो को देखेंगे जो इंडिया के सारे आपके हैं। देखिए इसमें चंद्रयान 1 2 3 तीन प्रोग्राम है, मून से चंद्र मतलब मून, डेट आप देख सकते हैं 2008, 2019, 2023। ये अभी ऑर्बिटिंग एग्जिस्टिंग लूनर स्फीयर, ये भी 2020 सबसे लेटेस्ट जो लॉन्च है वो 2023 का है। ये आदित्य L1, ये पूछा जा सकता है, ये एक प्रेडिक्टेबल सवाल है, ये मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है, ये सन से रिलेटेड है क्योंकि ये एक ही मिशन है। L1 अगर आप इसमें पूछे, ये लैग्रेंजियन पॉइंट, एक सर्टन डिस्टेंस है सन से जहां पे आदित्य L1 को ले जाना है। अगला आप देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये इंडिया फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था 2013 और 2022। इससे दो और मैंने शामिल किए हैं, एस्ट्रोसैट और एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलैरिमीटर पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक रेज, और एस्ट्रोसैट मल्टी वेवलेंथ, ये सेलेस्टियल बॉडी जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स में कह लूँ या प्लैनेट्स हैं, उनकी जो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं ऊपर, तो एस्ट्रोसैट्स और एक्सरे पोलैरिमीटर। अगले में जाए, देखिए ये तीन, ये भी मेरे ख्याल से आपको जरूर पढ़नी चाहिए, गगनयान 1 2 3 2025, ये देखिए ये दोनों है, ये प्लान्ड अभी सी लेवल पे है। देखिए गगनयान का मेन जो मिशन होगा क्रूड मिशन होगा, कि हम
अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने दम पे अपने व्हीकल से अब ये हमारे इंडिजिनस मतलब देश का ही एक खुद का प्रोग्राम है जिससे हम इंसान को इसी क्रू भी अनाउंस हो चुका है कुछ लोगों का जो फ्लाइट मिशन पे जाएंगे आगे इंडिया एक स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह एक स्पेस स्टेशन भी क्रिएट करना चाहता है उसके लिए एक ट्राई होगा कि कैसे हम लोगों को ले जा सके तो इसमें एक दो तीन तीन गगनयान मिशन है तीसरा आपका 2026 में जो प्लान हो रखा है उसमें क्रूड है तो 1 2 इट्स नॉन क्रूड ये दो इसमें इंसान नहीं होंगे अनमैन्ड है ये क्रूड माने मैंड है इसमें इंसान इंडिया की तरफ से जाएंगे तो गगनयान इज फॉर अगर नासा इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट पूछा जाए तो वो है निसार ये किसके लिए सिंथेटिक एक रडार सैटेलाइट है टू बी यूज फॉर रिमोट सेंसिंग अब इसमें देखिए कुछ बाहर के भी ऐसे प्रोग्राम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो पूछे जा सकते हैं विल डू इट क्विक जल्दी करेंगे हम इसको आर्टेमिस 2 और 3 ये नासा के प्रोग्राम है इसमें आर्टेमिस 3 में जिसमें हम क्या भेजेंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑन लूनर साउथ पोल अगला चंद्रयान 3 तो 2023 जानते ही हैं बोइंग स्टारलाइनर ये एक नासा प्लस प्राइवेट का कॉपरेशन है इसमें क्या करना है कमर्शियली एक्सप्लोर करना है कि क्या ऑप्शन बन सकते हैं एक प्लेन से लोगों को बाहर ले जाने के अगला आप देखें तो वो है डाविंची डाविंची भी नासा का है वीनस एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ये सब मतलब जहां जहां उसको रिसर्च करनी है ऐसा समझ लीजिए अब ये ड्रैगन फ्लाई है ड्रैगन फ्लाई नासा का है सैटर्न सैटेलाइट टाइटन पे ये जाएगा होप प्रोब ये यूएई का था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट ना ये पीवाईक्यू भी है कहीं का और ये मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ये पूछा भी जा सकता है तो होप प्रोब कहाँ का है ये रिसेंटली था यूएई का ये मार्स मिशन था ये आपका इन्विशन है इन्विशन यूएसए माने यूरोपियन एजेंसी है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये है वीनस से रिलेटेड ये आप देख रहे हैं स्केपेड ये भी नासा का मिशन है ट्रांसफर ऑफ सोलर विंड एंड मोमेंटम ये देखिए सोलर विंड एनर्जी को यूज कर मोमेंटम को उसको यूज करने के लिए स्केपेड एक नासा का मिशन है अगला है आपका यूरोपियन यूरोपा क्लिपर ये भी नासा का मिशन है जुपिटर मून के एक्सप्लोरेशन है हेरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है एस्ट्रॉयड डायमॉर्फस एक एस्ट्रॉयड है डायमॉर्फस इसके एक्सप्लोरेशन में ये जाएगा नीचे आप जो देख रहे हैं नासा का एक और मिशन है ओडिसियस लैंड ऑन इसमें आपको अगला बताता हूँ जूस ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है ये भी जुपिटर से रिलेटेड है जूनो देखिए ये जो वर्ड है ना इसमें छोटे छोटे ये पूछे जाते हैं कंफ्यूज कर देते हैं तो अब इनको जरूर पढ़िए जूनो भी नासा से द्वारा लॉन्च किया जाना है ये जुपिटर एंड इट्स मून कोरिया कोरिया के बाद अगर पूछा जाए तो केपीएलओ इनका एक मिशन है ये भी है ये एक लूनर भी मिशन है चांद से रिलेटेड है अगला है आपका लूसी देख सकते हैं लूसी ये भी नासा के द्वारा है ये ट्रोजन एस्ट्रॉयड नियर एस्ट्रॉइड्स एक एस्ट्रॉयड है ट्रोजन एस्ट्रॉयड है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट अगर आप जानते हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे है इंडिया की वर्ल्ड की सॉरी सॉरी यूनिवर्स की हम सेइंग ये एस्ट्रॉयड बेल्ट ये पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में मिमेक्स जैक्सा जैक्सा आपकी एजेंसी है जापान ये लाइक इसरो और नासा ये फोबोस और डाइमोस आप जानते हैं ये मार्स के दोनों मून है तो इसके एक्सप्लोरेशन के लिए है आपका वाइपर ये नासा से रिलेटेड है वाइपर इज फ्रॉम नासा मून से रिलेटेड वेरिटास मिशन इसमें ये कंबाइंड मिशन है इसमें नासा की एजेंसी है जर्मनी की एजेंसी है फ्रांस और इटालियन तो वेरिटास आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट ये किसके लिए ये भी वीनस के लिए कि जूनो जुपिटर तो जे जे तो आप रिलेट कर सकते हैं वेरिटास वीनस तो इट्स इजी स्पीयर एक्स नासा का है स्टडी ऑफ यूनिवर्स ये पूरे यूनिवर्स की स्टडी के लिए असल में अभी वर्ल्ड में स्टडी चल रही है बिग बैंग जो भी था कैसे यूनिवर्स का जन्म हुआ उसके लिए स्पीयर एक्स एक मिशन है तो मैं आपको यहीं पे आज की क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा बहुत बड़ी हो जाएगी वरना तो दिस इज इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस मैं अर्पित मिश्रा इस क्लास को कंक्लूड करता हूँ इसमें बेसिकली हमने वही टॉपिक्स कवर करें जो आने की चांसेस हैं अगले 20 दिन के आरआरबी एनटीपीसी है जो नॉन टेक पॉपुलर कैटेगरी है इसके तहत आ सकते हैं आप अच्छे से पढ़िए जो जो चीज़ें हमने हाईलाइट करी अगर आप इसको एक बार वर्थ थोड़ा सा भी चांस देंगे आपको हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत फायदा मिलेगा रफली हाफ एन आवर जो भी थोड़ा सा हाफ एन आवर आप इसको आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं आप इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस से ले सकते हैं अब इसके बारे में पढ़िए रिसेंटली ये थोड़ा सा डाटा है लेकिन स्पेसिफिक है लीस्ट 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड आप मान लीजिए अक्रॉस अ डे या 2 शिफ्ट में से
प्लीज़ ट्राई करिए। थैंक यू। सो ये सेशन हमारा खत्म होता है।